यस सर। आ रहा है ना? हाँ। काजल आवाज आ रहा है ना? काजल का कोई आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काजल। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में डिस्कशंस चल रहा था। तो इन आवर बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने जो जो मैटर पे डिस्कस कर लिए थे, अब मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा 2 मिनट। बिफोर दैट, ऐसे आप सबको पता ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है ना? तो अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना इसका इम्पोर्टेंस को थोड़ा और बेहतर वे से समझते हैं, ठीक है? मतलब इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड करता है। तो पूरा वर्ल्ड में जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट रहेगा, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्टेड होगा, मतलब अच्छा इफेक्ट या बुरा, मतलब बैड इफेक्ट। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो। तो बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक्चुअली हमारा कंट्री है सबका, तो फिर इसका बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन आज कुछ केस स्टडीज के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में और कुछ बेहतर चीज़ें सीखेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो मैं आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप भी देखो। स्क्रीन में स्क्रीन शो हो गया सबको? हेलो, सर। गुड मॉर्निंग स्नेशिश। स्क्रीन शो हो गया सर सबको? यस सर। यस। ओके, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद है, तो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ यही सब पढ़े थे ना सर, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब कर लिए थे, है ना सर? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, हाँ। फिर रियलिटी बाइट में हम लोगों ने पतंजलि का, जो रामदेव बाबा का बिजनेस, जो जिस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर गैम्बल, गोदरेज को जिस तरह से वो टक्कर दिया, उसके बारे में बात हुआ। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस मतलब बिजनेस को कितना जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट इज द टुडेज मेन अट्रैक्शन। तो आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ मजा आता है कि नहीं आता। ओके, बिजनेस को किस तरह से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करेगा? तो ऐसे इन्फ्लुएंस पावर तो बहुत लोगों के अंदर होता है, और इन्फ्लुएंस पावर एनवायरनमेंट का हो सकता है। तो पहले डेफिनेशन वाइज एक बार हम लोग देख ले कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट आर लार्जली इफ नॉट टोटली, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए। बोलते हैं कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब बाधा है यहाँ, एनवायरनमेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट आर लार्जली इफ नॉट टोटली external and beyond the control of individual industrial enterprises and their management. These are essentially the givers within which firms and their management must operate in a specific country, and they vary often greatly from country to country. मैं हमेशा आप लोगों के सामने जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करता हूँ, मैं आपको हमेशा दुनिया, मतलब दुनिया के बारे में बताता रहता हूँ, मतलब क्या पूरा वर्ल्ड बेसिस में क्या चल रहा है ना? मतलब होल वर्ल्ड, किस देश का कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, इंडिया का बिजनेस सिनेरियो कैसा है, यूएस का सिनेरियो कितना अच्छा है, या फिर रशिया कितना अच्छा कर रहा है, इवन हमारा पड़ोसी जो मेरा बहुत तंग करता है, लाइक पाकिस्तान का सिचुएशन कैसा है, श्रीलंका वो भी कैसा कर रहा है, बांग्लादेश जो हमारा सबसे नज़दीकी और तो हम लोग जैसे ही हैं, बांग्लादेश का कंडीशंस कैसा है। तो दीज आर दी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पूरा दुनिया भर में बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो इसी मुद्दे पे बैरी एम रिचमैन एंड मल्विन कोपेन जो बात कर रहा है, आप इस बात को, मतलब इस मैटर का गहराई को समझिए, जस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थनेस ऑफ दिस पॉइंट। एनवायरनमेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट्स आर लार्जली इफ नॉट टोटली, मतलब टोटल में ना भी हो पर एक बड़े अमाउंट पे ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, किसी इंडिविजुअल कंट्रोल में नहीं होता। ये एनवायरनमेंट किसी इंडिविजुअल कंट्रोल पे थोड़ी होता है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को छोड़ के नॉर्मल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें,
सपोज मानो कि आप अपना घर का आसपास का जो एनवायरनमेंट है, मतलब सराउंडिंग एरिया ऑफ योर हाउस, ओके, उसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, बट आपके पड़ोसी जो है वो गंदा करके रखता है। तो अल्टीमेटली उस आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, वो जितना गंदगी फैला रहा है अलग अलग तरीके से, वो जो गंदगी है वो क्या उसका इफेक्ट आप पे नहीं आएगा? हेलो, प्लीज बोलिएगा सर। अगर आपका नेबर अच्छा नहीं है, अगर वो गंदगी फैलाते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट, आप कितना भी अपना घर को बहुत साफ रखते हो, आप अपना घर का आसपास का वातावरण भी साफ रखते हो, बट इफ योर नेबर्स आर नॉट वेरी कंसियस अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, देन आपको भी दिक्कत होगा। ये सुनो। हेलो। यस सर। यस ना। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? बेसिकली पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल मैटर जो होता है ना, ये किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, एक्सटर्नल जो भी होते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड देयर मैनेजमेंट्स, दीज आर एसेंशियली द गिवर्स विद इन विच फार्म्स एंड देयर मैनेजमेंट मस्ट ऑपरेट। मतलब ये एक तरह का मतलब गिवर्स है, मतलब दीज आर दी, मतलब एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर द गिवर्स, जिसके अंदर एनवायरनमेंट फैक्टर एक्चुअली पलते बढ़ते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैं आपको आपको ज़रा अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे मैक्सिमम ऑफ यू फ्रॉम बंगाल, या फिर बंगाल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, जैसे मैं तो बंगाल में हूँ, तो आप अगर कहीं और से भी हो तो आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो पॉइंट है कि मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज माई होम स्टेट एंड आई नो मच बेटर देन एनी अदर स्टेट अबाउट वेस्ट बंगाल। तो सवाल क्या है सर, वेस्ट बंगाल के बारे में ऐसा क्या बात करना चाहते हो? सर बात कुछ ऐसा है, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ से। वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल इश्यूज को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इश्यूज को, मतलब जिसमें एक्चुअल वर्क कल्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर द लास्ट 30-50 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे यहाँ पर एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मतलब नॉलेज एंड स्किल का प्रॉब्लम बंगाल में नहीं है, स्किल एंड नॉलेज बंगाल में है। और बंगाल का ये कल्चर है कि लोग पढ़ा एजुकेशंस लेना पसंद करते हैं। इवन ऑल ओवर द इंडिया, इफ कहीं भी आप जाओ, एक बहुत फेमस वर्ड चलता है कि शिक्षितो बाঙाली। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बंगालीज के बारे में अभी भी ये परसेप्शन है कि बंगाली मतलब वो एजुकेटेड होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? सबको पूछ रहा हूँ Yes, sir. कि आप लोग भी ये वाला सुने हो सर? स्नेहाशीष तो बोल रहा है हाँ। मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि बंगालीज मतलब दे आर एजुकेटेड, दे आर शिक्षित। इन बंगाली दे कॉल्ड बंगालीज मतलब बहुत शिक्षित होगा, भद्र लोग होगा। मतलब ये भी एक परसेप्शन है ऑल ओवर दी इंडिया कि बंगाली मतलब दे आर ऑल्सो, मतलब परसेप्शन ऐसा है कि भद्र लोग होगा। भद्र लोग समझते हो, मतलब जेंटलमैन होगा। तो दीज आर दी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट बंगालीज। मैं जब भी अदर स्टेट में गया हूँ, तो बाकी जब भी किसी के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं बात करता हूँ और लोग ऐसा ही बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लास्ट 30-50 ईयर्स में देखो, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बंगाल में बड़े बड़े कंपनीज जिस तरह से आने का बात हुआ है नहीं हुआ। बिकॉज व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या लगता है? आज वेस्ट बंगाल में करीब 10 करोड़ पॉपुलेशन है सर। 10 करोड़ पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में ऑफिशियली, हाँ। और 10 करोड़ पॉपुलेशन में अगर अगर आप जस्ट इमेजिन करो, मतलब इंडिया का टोटल, इंडिया में 65% यूथ है। मैं आपको बता दूं, यूथ यूथ मतलब सिर्फ वर्किंग 18 to 45, हाँ, 18 to 45 एज का जो पॉपुलेशन ग्रुप है, दैट इज 65% टोटल इंडियन पॉपुलेशन का। सिमिलर वे में वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया में टॉप करता है सर यूथ पॉपुलेशन में। पता है सर किसी को? यूथ पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसमें वेस्ट बंगाल इंडिया में टॉप करता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज वेस्ट बंगाल का 10 करोड़ का मोस्ट प्रोबेबली 67% लोग यूथ है। यूथ मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब जो एक्चुअल में काम करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करके फैमिली चलते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस पे जहां पर भी वर्क कल्चर है ये यूथ के थ्रू से ही होते हैं। बिकॉज ओल्ड एज पीपल जो है वो तो रिटायर कर लेते हैं और बिलो 18 वाले तो बच्चे होते हैं। तो ये जो मिड एज ग्रुप वाले इंसान है जो 18 to 45 ग्रुप में रहते हैं, इनको मिड एज कहा जाता है, या फिर आप इसको यूथ बोल सकते हो। इनका पॉपुलेशन का परसेंटेज वेस्ट बंगाल में इंडिया में से सबसे बेहतर परसेंटेज है।
इसका मतलब वेस्ट बंगाल में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए लोग तो बहुत है, बट प्रॉब्लम का बात जो है कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट करके रखे हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी इंडिविजुअल के हाथ पे नहीं है, हाँ, जिसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि फालतू का राजनीति, किसी को बंगाल के बारे में किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स है, मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन एनी पार्टीज नेम, बट आई जस्ट वांट टू से कि जैसे 2000 2010-11 में 10 हाँ 2010-11 में टाटा टाटा मतलब टाटा का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री आने वाला था। मैंने इसके बारे में आपके सामने पहले भी बात किया, फिर से एक बार मैं आपको बता, सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री लग गया था, टाटा का फैक्ट्री लग गया था, मतलब ऑलरेडी वहां पर पूरा सेटअप बिल्ड हो चुका था सिंगूर में। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सर पॉइंट में फिर से क्यों दोहरा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा रीजन है कि एक फैक्ट्री बनने के बाद भी एक फैक्ट्री को बंद किया जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ का एनवायरनमेंट का सिचुएशन, बताइएगा सर, मेरा बात को आप समझ पा रहे कि नहीं? व्हाट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द स्टेट, कि एक फैक्ट्री बनने के बाद उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। व्हाट इज, क्या चल क्या रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ? क्या नहीं Yes, समझ sir. में आ रहा है सर? हाँ, सभी को पूछ रहा हूँ, अयन, दीक्षा, बोलो, काजल, Yes, sir. समझ में आ रहा है हाँ सर, ना? सच। मतलब ये जो, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने का इरादा नहीं है सर, जस्ट आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना जल्दी इसको समझोगे उतना अच्छा है। मतलब ये मैं बंगाल के बारे में ज़्यादा जानता हूँ तभी मैं बंगाल के बारे में बात करता हूँ। ये दूसरा स्टेट में भी ऐसा ना कुछ कहानी, हर स्टेट का अपना अपना है। बट प्रॉब्लम यही है कि आज ये, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे करंट जो गवर्नमेंट है, दैट इज तृणमूल गवर्नमेंट जो है, तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने ही एक्चुअली टाटा के अगेंस्ट में, स्पेशली सीपीएम के अगेंस्ट में, उस टाइम पे सीपीएम था, सीपीएम लास्ट टाइम पे ये वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए टाटा को बनाया था। और सीपीएम गवर्नमेंट का लास्ट एक वो लोग मतलब एक सुधार कर रहा था कि बहुत दिनों से कुछ कर नहीं पाया था, तो इन मूवमेंट में सीपीएम और टाटा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, और वो लोग इंडिया वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा एक मतलब ये सेकंड जमशेदपुर बनने वाला था, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब जिस मतलब सिस्टम पे ये लोग बनाने का कोशिश किया था, और जिस मतलब जितना बड़ा इनका इफेक्ट था, वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेकंड जमशेदपुर बनता, और कोलकाता से काफी नजदीक था, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का एरिया था। अब इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, एग्रीकल्चरल जमीन ये वगैरह वगैरह सब कुछ हो सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि टीएमसी सरकार जो अभी बना है, उस टाइम पे वो अगेंस्ट में थे, और उन्होंने बताया कि नहीं, ये 3 बार फसल उगने वाला जमीन है। जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, सीरियसली मुझे भी पता है कि सच में 3 बार फसल उगने वाला जमीन है, मतलब यहाँ पर मतलब इतना फर्टाइल लैंड है कि 3 बार यहाँ पर फसल हो सकता है, एंड अगर करता है कोई प्रॉपर वे में। तो उन्होंने ये वाला पॉइंट लगाया और इतना आंदोलन किया। आप एक चीज आप मुझे बताओ, अगर इतना आंदोलन चलेगा तो क्या बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है? अब टाटा को क्यों दोष दे? टाटा को दोष देने का कुछ नहीं है, वो तो एक बिजनेसमैन है, उनको भी बिजनेस करने के लिए ऐसा ही जमीन चाहिए जिस जमीन में अच्छा इंडस्ट्रियल करने के लिए अच्छा पानी का मतलब वाटर लेवल अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट्री को रन कराने के लिए आपको वाटर का बहुत जरूरत होगा। इतना बड़ा फैक्ट्री से जो भी चीजें बनेगा, जैसे अगर टाटा का फैक्ट्री से नैनो गाड़ी निकल के, या जो भी गाड़ी, मतलब नैनो तो एक नाम है सर, नैनो नैनो के अलावा कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उसको जल्दी मार्केट में पहुंचाने के लिए आपके सबसे नजदीकी मार्केट कोलकाता है, ठीक है, जो एक ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है, और वो भी इंडिया का टॉप 4 सिटीज में से एक है। तो इसको सेल करने के लिए जो मार्केट का जरूरत था, वो मार्केट भी, ये इमेज आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, जैसे ताला दिख रहा है होगा आपको समझ में आया, तो मार्केट भी इनको बहुत नजदीक मिल रहा था, तो टाटा को ये सिंगूर वाला डील बड़ा पसंद था, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा फैक्ट्री लगा दिया था। बट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उस मैटर को संभाल नहीं पाया, बिकॉज विरोधी या फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गया था, जैसे सीपीएम बहुत दिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा देर तक रह गया था, और उसके कारण क्या ना, एक मोनोटोनस हो गया था लोगों के बीच में, बिकॉज बीच में बहुत कुछ एज सच कर नहीं पाया, एंड में एक अच्छा कर रहा था, लेकिन इतना दिन में ममता दीदी एक अपना बहुत बड़ा संगठन बना लिया था। मतलब सही गलत का जरूरी नहीं है कि टाटा होने से बंगाल का अच्छा होगा, बंगाल के यूथ के लिए अच्छा होगा, दैट्स डजंट मैटर, ठीक है। उनके लिए सबके लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये हो रहा है कि भाई कैसे भी करके हम विरोध करें, और विरोध करके
बंगाल का डेवलपमेंट को रोक दिया और अब सबके सामने प्रूव करे कि आई एम। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये फैक्ट्री अभी भी है वो साइट में, अभी फैक्ट्री है, 10 साल से ज़्यादा हो गया। ममता गवर्नमेंट इसको क्या एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफर कर पाया? नहीं सर, अभी भी नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। मतलब इस लैंड को कुछ नहीं हो सकता है। मतलब जिस जो रीजन दिखा के इस लैंड को मतलब बताया गया था कि भाई एक इंडस्ट्री का सेटअप बनने के बाद उसके बाद भी उसको वहां से जाना पड़ा, लेकिन अभी भी वही हालत में पड़ा हुआ है, पूरा पूरा का पूरा बंजर होके। अब इस पे कम से कम जो एस्टिमेट था वेस्ट बंगाल में कम से कम 20 लाख 20 लाख मोर देन 20 लाख डायरेक्ट एंड indirect employment create with another 5 to 10 lakh, मतलब near about 20 to 25 lakh job creation होता directly indirectly and day by day increment भी होता। तो ये वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को ना बदल के रखता सर, बदल के रखता, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर। उसके बाद वही फैक्ट्री गुजरात चले गए, सानंद में अभी भी टाटा का फैक्ट्री है वहां पर और टाटा अच्छा कर रहा है और गुजरात का इकोनॉमी कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है, वी ऑल नो। अगर कभी गुजरात विजिट करने का मौका मिले आप ज़रूर जाना और देख के आना, ठीक है? मतलब ऐसे आंखों देखी होना वो। हाँ बोलो। এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য কোম্পানি ক্রিয়েট করার জন্য আমি জাস্ট এগ্রিকালচারটাকে ফেলে দিতে পারি না? नहीं ऑब्वियसली हम लोग एग्रीकल्चर को ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते, बट पॉइंट है कि अगर इतना ही आंदोलन करना तो फैक्ट्री बनने के बाद क्यों कर रहा? एग्रीकल्चर को कौन बोल रहा है कि एग्रीकल्चर को तुम ये कर दो? एग्रीकल्चर तो चाहिए, बिना एग्रीकल्चर के तो बात बन नहीं सकता। बट सवाल तो समझो, मतलब अगर इतना ही आंदोलन करना था तो फैक्ट्री सेटअप बनने के बाद आंदोलन करना होना था या फिर फैक्ट्री सेटअप बनने से पहले आंदोलन कर देता तो कम से कम ये जो आज जो जमीन का क्या हालत हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है? कुछ लाभ हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब दोनों का बैलेंस चाहिए। मतलब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर आपको इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक बैलेंसिंग चाहिए हमें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को रखना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ एरिया रखना चाहिए, तो बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर ही करना है और इंडस्ट्री नहीं करना है। बिना इंडस्ट्री का तो मतलब पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट खाली पड़ जाएगा ना सर, एम्प्लॉयमेंट खाली पड़ जाएगा। बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो आजकल तो लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिकॉज इवन जो खेती करता है खेत मतलब जो फार्मर्स है उसका बच्चा बोलता है नहीं हम फार्मर नहीं बनेंगे, तो फिर ये भी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बिकॉज एग्रीकल्चर भी प्रॉफिटेबल इश्यूज में नहीं जा रहा है। अब उसको भी उसके लिए भी कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगेन दिस इज एनवायरमेंटल इशू, मतलब बिजनेस एनवायरमेंटल इशू। बिकॉज जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, जो फार्मर्स है, वो भी तो बिजनेस ही करते हैं, लेकिन उनका भी तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है कि भी वो भी अपना प्रोडक्ट को सेल करके मार्केट पे प्रॉफिट कर पाए। उनको भी उनका बच्चा भी बोले कि नहीं हम एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरलिस्ट बनना चाहिए, जिस तरह से पंजाब में बना है, जिस तरह से हरियाणा में बना है। बाकी इंडिया में ऐसा नहीं बन रहा है ना। मतलब आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा आंख को खुलाओ दिखेगा। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक फैक्ट्री बनने के बाद आंदोलन क्यों करना है? अगर आंदोलन करना था तो पहले ही कर देता भाई। कम से कम एग्रीकल्चर तो चलता है इस जमीन पे। करीब 1000 एकड़ जमीन है सर, 1000 एकड़, 600 एकड़ एंड प्लस 400 एकड़ फॉर द एंसिलरी सर्विस। मतलब नैनो के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा और फैक्ट्रीज चाहिए था, जैसे कि आपको लाइक टाटा नैनो के साथ उसका जो छोटा छोटा पार्ट्स वगैरह स्पेयर पार्ट्स के लिए, फिर गियर के लिए, सीट के लिए, नट बोल्ट के लिए, अलग अलग बहुत सारा कंपनीज 400 एकड़ में बना था। तो टोटल 1000 एकड़ जमीन। अब इसका तो कोई कुछ तो हो नहीं रहा है। अभी तो गवर्नमेंट उनका है, जिन्होंने आंदोलन किया था उन्होंने क्या किया आप समझो। मैं किसी के फॉर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आई एम विद बंगाल। आप बात को समझो, मैं एक आम इंसान हूँ, किसी पार्टी के फेवर में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पार्टी का बात हो तो उधर सीपीएम है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि व्हाट अबाउट बंगाल सर? पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, बट देश तो चलते रहना चाहिए। देश का डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कौन सोच रहा है? क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है सर? आज कोई सत्ता में है, कल कोई और आएगा, बट व्हाट अबाउट अवर स्टेट, व्हाट अबाउट अवर कंट्री, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? तो फिर एक्चुअली ये पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए क्या हुआ? दैट इज द बिग क्वेश्चन। इनको चाहिए क्या? इनको बस
गति चाहिए, वो सत्ता चाहिए, और वहां से जितना मतलब पैसा का तो मतलब पूरा का ये भरा हुआ है ना सर, मतलब पैसा ही पैसा है, लूटो और अपना घर बनाओ और अपना सत्ता बनाओ, काइंड ऑफ ऐसा ही चल रहा है। आई डोंट नो मतलब मैं कितना सही हूँ कितना गलत वो अलग बात, बट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट क्यों क्यों और बंगाल में इंडस्ट्री क्यों नहीं आना चाहता, बिकॉज यहाँ का पॉलिटिकल प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, थोड़ा भी तो जरूर समझ रहे हो, मतलब इतना ज्यादा हर बात बात में प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा शांति भी तो चाहिए, और बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा शांति चाहिए, बिकॉज बिजनेस एक ऐसा चीज है ना जो बिना शांति का कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज बहुत माइंड का खेला होता है, बहुत रिस्क का मैटर होता है, और अगर एनवायरनमेंट भी साथ ना दे तो फिर कैसे। ममता बनर्जी तो फिर से बताया, दीदी ने फिर बताया कि वो वहां पर फैक्ट्री बनाएगा, तो फिर आप अब क्यों बनाएगा फैक्ट्री? अगर उस टाइम पे बनने देता तो आज 12 साल में बन जाता ना वेस्ट बंगाल में कुछ ना कुछ। अब बोल रहे हैं वहां पर फैक्ट्री बनाएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अगेंस्ट दीदी और नॉट अगेंस्ट एनी, नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, बट पॉइंट इज अबाउट बंगाल। शायद यहाँ पर दीदी का भक्त है स्नेहाशीष, स्नेहाशीष वो गुस्सा आ रहा है तो अरे बस थोड़ी ना किसी के हाँ ना फेवर में है। देख भाई हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, मतलब हम लोग न्यूट्रलिटी में सोच रहे हैं कि भाई देश में क्या चल रहा है और उसका इफेक्ट क्या है, ये आप अंडरस्टैंड, न्यूट्रली सोचो आप किसी के फेवर में किसी के फॉर में नहीं। अगर आपको किसी का फेवर करना है तो यू शुड थिंक अबाउट योर स्टेट, आपको और किसी के बारे में नहीं सोचना है। बाकी गति में कोई भी रहे, वो आपका कोई थोड़ी ना लगता है, कोई नहीं लगता। जिसपे बंगाल का अच्छा है वो काम करो ना, वो सोचो, ठीक है। और उसके लिए जो जिसको जब डिसीजन लेना है तब करना है। जैसे एक टाइम था जब सीपीएम चलता था तो हम लोगों ने सीपीएम को 34 ईयर्स रखा था, मैंने नहीं रखा था बिकॉज उस टाइम पे मेरा वोटिंग राइट भी नहीं था। फिर सीपीएम चला गया, फिर टीएमसी आया, मैंने लाया था, मैं उस पर वोट दिया था, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, लगातार दो बार वोट दिया। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस का जरूरत है, आई थिंक, बिकॉज ये कैसे जहाँ थम गया है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कुछ और स्टेप्स लेना चाहिए, या फिर अगर लगता है कि नहीं दीदी ठीक है तो फिर दीदी के साथ रहना चाहिए, जो भी है, ठीक है। बट ये बंगाल के बारे में है, नॉट अबाउट दीदी, नॉट अबाउट मोदी, नो वन इज देयर, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट बंगाल, इट्स अबाउट योर कंट्री। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ पा रहे हो, बट दैट्स ट्रू एंड दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। All living creatures, including human beings, live within an environment. Apart from the natural environment, environment of human include family, friends, peers, neighbors, society. It also includes man-made structures such as building, furniture, road, and other physical infrastructure. Just like human beings, business also do not function in a isolated vacuum. मतलब isolated vacuum में business भी नहीं हो सकता। Business function within a whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way through it. The extent to which the business thrives depends on the manner in which it interacts with its environment. To be successful, a business has to not only recognize different elements of environment but also respect, adapt, manage, and influence them. The business must continuously monitor and adapt the environment if it is to survive and prosper. A successful business has to identify, appraise, and respond to the various opportunities and threats in its environment. तो आगे आगे देखो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का मतलब है। चलो सर, बात बात में आप लोगों को पॉलिटिक्स में लेके चला जाता हूँ। नहीं सर, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं रहता आपको पॉलिटिक्स में लेके चलो, बट जब बड़ी इंडस्ट्री का बात होता है और उसके कारण अगर कुछ हुआ है तो वो फैक्ट मुझे आपको एनवायरनमेंट वाइज बताना ये भी मेरा ड्यूटी लगता है, तभी मैं बता देता हूँ आपको। अरे आप लोग गुस्सा तो नहीं हो जाते रियल फैक्ट बताने में? हेलो, स्नेहाशीष गुस्सा हो गया था क्या बाबू? हाँ ना सर। ठीक है। अच्छा, कैडबरी सिचुएशंस तो देखो, अयन समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, अयन का आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा सच। कैडबरी सिचुएशंस, कैडबरी का सिचुएशन समझो। कैडबरी क्या किया था, कंप्लेंट्स रिसीव्ड अक्रॉस इंडिया ऑफ ओम्स इन चॉकलेट फ्यू इयर्स बैक, ऐसा एक सिचुएशन हुआ था, क्या आप लोगों को याद है? अगर कैडबरी याद नहीं है तो आपको मैगी याद होगा। 2014 या 15 का टाइम का बात कर रहा हूँ। मैगी में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था लेड को लेके, सीसा, याद है किसी को? यस सर। हाँ, मैगी में जैसे सिमिलरली कैडबरी में भी एक सिचुएशन जैसे क्रिएट हुआ था, थोड़ा और पहले का बात है कि मैगी में कुछ कीड़ा मकोड़ा कुछ मिल गया था, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, और ऐसा नहीं पूरा भारत में मिला था, इन चॉकलेट फ्यू इयर्स बैक।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम क्वेश्चनेबल। बड़ा सवाल जो आ रहा था, क्वालिटी में क्वेश्चन आ रहा था। जैसे सिमिलरली मैगी में भी सिमिलर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मैगी में बोल रहा था कि जरूरत से ज्यादा लेड है, और लेड जो है ना सर, वो ये जो मैगी का टेस्ट है ना, इसके अंदर इतना ज्यादा अगर मतलब अगर इसका रेसिपी जो है, ऐसे इंडिया में अगर मैं आपको बोल दूं कि नूडल्स मार्केट में मैगी का 65% के आसपास का शेयर होल्डिंग है। नूडल्स मार्केट में इसका शेयर होल्डिंग इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज इट्स रेसिपी, बिकॉज ऑफ इट्स रेसिपी। मतलब इसका जो रेसिपी है ना, वो सच में मतलब आला रेसिपी है। मतलब सीरियसली बहुत लोग, क्या मैं क्लास में एक बार देख लेता हूँ, क्या सबको मैगी पसंद है? एक बार आप लोग बोलो, मुझे पसंद है, आई लाइक इट। कभी जरूरत पड़ने से मैं लेता हूँ मैगी। आप लोगों को पसंद है सबको, या फिर किसी को ऐसा कोई है जिसको पसंद नहीं है मैगी? मतलब टेस्ट के बारे में बात करो, हेल्थ के बारे में नहीं। हेलो दीक्षा, काजल, बोलो। साइनी, मैगी पसंद है ये सब? Yes, sir. यस सर। अरे बाप रे, बहुत जोर से बोला पसंद है। सबको पसंद है? निबिड़, निबिड़ को पसंद है मैगी? दीक्षा, स्नेहाशीष को पसंद है? हेलो, अरे बाप, मैगी का बहुत चाहने वाले हैं। तो सवाल क्या है, अगर मैगी का इतना चाहने वाले हैं तो? हाँ बोल। हाँ, নতুন ফ্লেভার क्या फ्लेवर? আটা স্পিনাচ নতুন। आटा स्पिनच मैगी का? হ্যাঁ স্যার, নতুন ফ্লেভার বেরোচ্ছে। अरे बाप रे, मतलब तू बहुत पसंद करता है इसलिए बहुत सारा खबर रखता है। ओके, अब प्रॉब्लम यही है कि जब इस मैगी में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था तो उसका सेल ड्रॉप हो गया था। इवन दुकानदारों भी मैगी बेचना बंद कर दिया था। मैं जब भी किसी दुकान में विजिट करता था, मैगी नहीं मिलता था, तो उसके बदले ईएफटी का बड़ा उस टाइम पे चल रहा था। आईटीसी प्रोडक्ट है ईएफटी, बट उतना पॉपुलर नहीं बन पाया जैसे मैगी बन पाया। लेकिन वही क्वालिटी इशू का बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हुआ था, सेल ड्रॉप हो जाता है। रेगुलेटरी ऑथोरिटी प्रूव ऑडिट। अब रेगुलेटरी ऑथोरिटी जो है, जैसे फूड के केस में आप लोग जानते हो सर, फैसाई का नाम सुने हो? हेलो, फैसाई का नाम सुने हो आप लोग? किसी भी पैकेट को यू देख लेना, आपको फैसाई ही दिखेगा। किसको पता है फैसाई क्या है? देखे कि नहीं देखे सर, बोलो। हर पैकेट के पीछे रहता है फैसाई का लाइसेंस। ये वाला इमेज नहीं देखा सर आप लोगों ने पैकेट के पीछे? अच्छा देखिए। है ना, देखा है ना? दिस इज फैसाई। मतलब कोई भी फूड मार्केट में आने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। इनका लाइसेंस लेना जरूरी होता है, तभी जाके आप मार्केट में फूड को लॉन्च कर सकते हो। मतलब कोई भी खाने का चीज हो ना, उसमें फैसाई लाइसेंस मस्ट है सर, पैकेज प्रोडक्ट्स में, स्पेशली पैकेजिंग गुड्स में। अब इसका भी फैसाई लाइसेंस है, तो वही प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये कितना खतरनाक है, मतलब सच में बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इशू करता है कि नहीं करता। तो कैडबरी में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम हो गया था। अब कैडबरी, अब देखो प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ भी करने के लिए वो लोग रेडी होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट माइंडेड पर्सन। ये होता है बिजनेसमैन का, ये माइंड रहता है सर, वो लोग प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करता है। अब नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन एज ए बिजनेसमैन? अभी आपका नजरिया क्या रहेगा कि भाई एक बिजनेसमैन की नजर से देखो कि वो कैसे फाइट बैक करता है। ठीक है, उसको फाइट बैक करना है, तो इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कॉज। तब जो इन हाउस जहां पर कैडबरी बन रहा है, जहां पर रिसर्च एंड साइंटिफिक वगैरह साइंटिफिक रिसर्च करके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने का काम होता है, वो लोग जरूर कुछ तो करेगा। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। न्यू इम्प्रूव पैकेजिंग इन रिकॉर्ड 90 डेज इन मार्केट। 90 डेज में, 90 दिन के अंदर वो लोग पैकेज को इम्प्रूव किया और फिर मार्केट में वापस आया। क्रिएटेड स्पेशल वीजी कलर अलॉन्ग विद द होल्डर्स टू कीप चॉकलेट्स इन गुड एंड हाइजीनिक कंडीशंस। ये वाला शायद, ठीक है, विजिबल रहेगा और टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ परचेस, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक कैडबरी का एक कंटेनर बनाया गया जिसमें वो वीजी कलर होगा, वोल्टस का, मतलब टाटा वोल्टस का, मतलब एक एसी में रहते जो वोल्टस का है, इन गुड एंड हाइजीनिक कंडीशंस टिल द लास्ट पीओपी। पीओपी मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ परचेस। नॉर्मली हम लोग पॉइंट ऑफ परचेस का लास्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं सर, पान स्टॉल वगैरह में बहुत मिलता है,
क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? स्पेशली इन सिटीज, पान स्टॉल में कैडबरी मिलता है, स्मॉल टाउन्स में नहीं होता। स्मॉल टाउन्स में तो थोड़ा अच्छा दुकान में मिलता है, बट सिटी में कोई भी पान स्टॉल में जाओ आपको हर तरह का कैडबरी वगैरह मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है? पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ परचेज के बारे में बात समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. तो पॉइंट क्या है कि लास्ट पॉइंट ऑफ परचेज तक मैगी को सही रखना, सॉरी कैडबरी को सही रखना है। अब इस तरह का प्रॉब्लम पे लेसन क्या लर्न होता है? नंदिनी, बुझते पारছিস नंदिनी? हेलो, हाँ सर। ओके। द रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेन, अगर मार्केट में कोई कंप्लेन लॉज होता है ना तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। एक बिजनेसमैन के तौर पे अगर कभी भी आपको लगता है कि कोई कंप्लेन आ रहा है तो उस कंप्लेन के पीछे कुछ तो वजह होगा और आपको उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे थे रेस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेन एंड टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट चॉकलेट्स हैड ओन्स, मतलब उस फैक्ट को आपको दिमाग में रखना चाहिए, उसका नोट डाउन भी करना चाहिए। अडॉप्टिंग टू चेंज दी पैकेजिंग इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम, पैकेजिंग को भी चेंज करना चाहिए ताकि लोगों के मन में लगे कि भाई एक न्यू कैटेगरी है। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि वो पैकेजिंग को थोड़ा चेंज करेगा ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई इस पैकेट में तो लास्ट टाइम तो पोका मिला था, कीड़ा मिला था, वॉट एवर ओम्स मिला था, पर न्यू पैकेजिंग में उसको लगेगा इट्स अ न्यू कैडबरी, मतलब उसमें फीलिंग ये आएगा कि ये कैडबरी वो वाला कैडबरी नहीं है जिसमें ओम्स आ सकता है। एंड मैनेजिंग द क्राइसिस ऑफ द कंपनी प्रॉपर्ली एंड कीपिंग एम्प्लॉय मोरल हाई, जब बिजनेस सिचुएशंस बहुत खराब चलते हैं ना तो एम्प्लॉय का भी मोरल बहुत डाउन हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन पे आप एज ए बिजनेस ओनर, आपको भी तो कंपनी में काम करना है, तो मतलब लोगों को काम भी करवाना है, तो अगर एम्प्लॉय का मोरल डिमोटिवेट हो जाएगा, उनका मोरल अगर नेगेटिव में जाएगा तो इन दैट केस बिजनेसमैन को बड़ा दिक्कत होगा। एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट विद ग्रेट कमबैक एड कैंपेन, एक बहुत बढ़िया एड कैंपेनिंग करके, जैसे आप लोग टीवी में यूट्यूब में देखते हो, एक बहुत बढ़िया एड कैंपेन करके आप अपने आप को मार्केट में वापस लाते हो। तो बेसिकली दिस इज एरिया इज बेसिकली मार्केटिंग ट्रिक्स, कि जब बिजनेस एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इस बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में एक बिजनेस अपने आप को बैड फेज से गुड फेज में कैसे वापस लाए, दैट इज द ट्रिक। तो ये एक कंपनी के लिए है, ये आप समझ सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो। सर अपने लिए ऐड कैसे करें? अपने लिए ऐड मतलब बेसिकली कॉन्फिडेंस के साथ कुछ काम करना। ओके, तो बिजनेस फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट, the inputs in the form of human, physical, financial, other related resources are drawn from the environment. Business converts these resources through various processes into output of products or services. The latter are partly exchanged with the external client group, say customers. The exchange process brings in some surplus. Exchange process में क्या होता है, कभी कुछ profit होता है, कभी कुछ reputation gain होता है, good public image बनता है, and so on to the business, which could be stored and used to further development and growth. जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके सामने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट इनपुट्स, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट इनपुट्स, एडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। जैसे कि एक एग्जांपल, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस लिटरेट पीपल। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं सर, लोगों को लिटरेट करते हैं, लिटरेट पीपल। ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। Organizations depend on the external environment for the inputs required by them and for disposing of their output in a mutually beneficial manner. The input-output exchange activity is a continuous process and calls for an active interaction with the external environment. क्या बात सही की नहीं है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक हॉस्पिटल्स या मेडिकल सर्विस, इनका ग्रोथ क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी पे डिपेंड करता है? ये समझो सर, आप ही लोग बताओ। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है या कुछ सवाल हो तो करो, किसी समझ में नहीं आया तो भी पूछो। कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल सर्विस, इनको मतलब एनवायरनमेंट से किस तरह से डिपेंड करता है इनका ग्रोथ? एनीवन प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. রিসোর্সের কথা বলছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিসোর্সটা মানে এখানে রিসোর্সের কথা বলছো তো, মানে মেডিকেল
हाँ, मतलब यहाँ पर बेसिकली बोल रहे कि बिजनेस फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट, मतलब एक ब्रॉड एनवायरनमेंट के पार्ट के बेसिस में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता है। एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा हॉस्पिटल्स, उसका भी ग्रोथ डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे। जैसे कि क्या बता रहे हैं, फिर से लाइन को बता रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट इनपुट्स, एडप्ट डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस लिटरेट पीपल, hospital provides health and medical service, organizations depend on external environment for the inputs required by them। मतलब कौन सा इनपुट उसको चाहिए और उसके ऊपर डिपेंड करके क्या आउटपुट वो बाहर निकाल के देगा। ठीक है, जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, एक गुड टीचर। मुझे तो वही लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सबसे जरूरत चीज है अच्छा टीचर। आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा चेयर, अच्छा टेबल, अच्छा एसी, व्हाट डू यू थिंक? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स टीचर। टीचर्स। हाँ, मतलब जो भी स्कूल को चलाते हैं, मतलब टीचर्स या इवन नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे बिल्डिंग कैसे भी डब्बा मारका हो, बिल्डिंग ना रहे। एक जमाना था जब इंडिया में पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जिसको हम लोग पाठशाला बोलते थे। और उस जमाने का लोग इतना ज्ञानी होते थे जिनके पास कोई स्कूल नहीं होता था, बट मतलब उनका नॉलेज का जो मतलब एरिया था वो बहुत टॉप लेवल का था। लेकिन आज लोगों के पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, टीवी मतलब एसी 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 क्लासरूम है, टॉप क्लास फर्नीचर्स है, बट कहीं ना कहीं गुड टीचर्स मिसिंग है। मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो आप क्या फील करते हो, इट्स फुल्ली अप टू यू। अगर अच्छा टीचर्स मिला आपको, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे जितना अच्छा अच्छे टीचर्स होना चाहिए, ठीक है, उतना अच्छा अच्छा टीचर्स है नहीं। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस, अगर मैं आपको कुछ इमेज अगर मुझे मिला उनको दिखाता हूँ। अब अच्छा टीचर का मतलब क्या होता है, अब आजकल तो अब अच्छा टीचर का मतलब ऐसा हो गया है, मतलब जैसे कि अगर थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सेटिंग करने का मौका मिल जाए तो, मतलब आज के डेट में ऐसा हो गया है अच्छा टीचर का मतलब। ऐसे देखो ना, कैसे कितना बड़े बड़े बिल्डिंग है, ठीक है, कितना बड़े बड़े स्कूल, मतलब बिल्डिंग देख के बट डर जाओगे, मतलब ऐसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, मतलब लोग डरते नहीं है। मतलब आजकल लोग यहीं पे ज्यादा बहुत ज्यादा इस तरह का बिल्डिंग पे ही लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई इतना बड़ा है तो फिर बहुत अच्छा होगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया क्या? হ্যাঁ স্যার পুরো ব্ল্যাক হয়ে গেছে। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होता है कि भाई मतलब सब कुछ ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि कहीं ना कहीं मुझे जो क्वालिटी टीचर्स है उनमें से, जैसे आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा है कि सबके मतलब सभी को ना ये बांटा जा रहा है। अभी अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन अभी शो है? यस सर। ओके। जैसे सबको सबको सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है, अगर आप वेस्ट बंगाल का खबर आपको मिला है तो सबको टैब मिल रहा है, और सब वो टैब तो कोई नहीं खरीद रहा है, सब अच्छा मोबाइल ले रहा है। क्या आप लोगों के पास खबर है कि वेस्ट बंगाल में सारा का सारा स्टूडेंट को, स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स को पैसा मिल रहा है सर टैब या मोबाइल खरीदने के लिए? आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, यस सर। है ना? चलो, इट्स अ गुड इनिशिएटिव आई थिंक, अगर इसको प्रॉपरली यूज करे कोई तो। बट आप लोगों को क्या लगता है, इन जनरल फीलिंग बताना कि टैब और मोबाइल जो भी वो स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं, सरकार जो इनको सबके अकाउंट में 10-10 हजार का दे रहा है, आप लोगों को क्या लगता है, इन जनरल फीलिंग्स बताना, क्या वो लोग सच में पढ़ाई करेगा उस टैब से, या फिर पढ़ाई से ज्यादा एंटरटेनमेंट ही करेगा? नॉर्मल फीलिंग बताना जो फर्स्ट दिमाग में अराइज हो रहा है। सर बेसिक गेम खेलवे। स्नेहा जिसके दिमाग में चल रहा है ज्यादा गेम खेलेगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में वो 10,000 जो मोबाइल फोन सबके पास जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, या फिर ये सच में स्टूडेंट का एजुकेशनल एरिया को सच में इंप्रूव करेगा? मैं आपको जेन्युइन पूछ रहा हूँ। मतलब इसमें आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट को समझो, कि ये सच में कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण कुछ इनपुट आ रहा है मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। मतलब लॉकडाउन में कितना सारा स्कूल है, कितना सारा स्कूल में कितना सारा टीचर्स है, और आजकल ना
इन जनरल मोबाइल फोन बहुत सारा कोर एरिया ना हो तो आज के डेट में स्मार्टफोन मैं तो सभी के हाथ में देखता हूँ। मेरा घर गांव में भी है, आई एम नॉट फ्रॉम सिटी एक्चुअली। मैं लास्ट 10-12 ईयर से फॉर माई वर्किंग एजुकेशनल रीजन आई एम इन कोलकाता, बट मैं नेटिव से हूँ। मैं गांव पे जानता हूँ, मतलब इंडिया का जो भी कोर गांव है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो वन ऑफ दी कोर डिस्ट्रिक्ट में से एक है वो इंडिया का। बट तो अगर कोर डिस्ट्रिक्ट है तो फिर आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइक ईस्ट मिदनापुर, इट्स नॉट लाइक बर्धमान, इट्स नॉट लाइक नॉट 24, इट्स अ वेस्ट मिदनापुर झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ वेरी जंगल एरिया, एंड जंगल एरिया में लोग गरीब होते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास भी स्मार्टफोन है सर। मैं आपको इतना बताता हूँ, मतलब लोगों को घर में खाना ना मिले, स्मार्टफोन इज देयर, बट वो कैसे उसको यूज कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा डाउट है सर। अब वही मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट तो चाह रहे लोगों को एजुकेशन देने के लिए 10-10 हज़ार दे रहा है, अब उसका यूज कैसे होगा? अब इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को कुछ और सोचना चाहिए प्रॉपर। आई डोंट नो क्या करना चाहिए, बिकॉज वो लोग बड़े हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो आउटपुट है उस पर एक डाउट है। हॉस्पिटल्स का अगर मैं बात करूं सर, आप लोगों को ही पूछूं मैं, इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल सर्विस या मेडिकल सर्विस इंडिया में कौन से एरिया में मिलता है? इन जनरल बताना। आई होप आप लोगों को आइडिया है। इंडिया में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल या एजुकेशनल सर्विस, हॉस्पिटल या मेडिकल सर्विस इंडिया के किस जोन में मिलता है? साउथ साइड सर। साउथ साइड सर। साउथ साइड में मिलता है। अब साउथ में ऐसा क्यों, ऐसा क्या चीज है जो साउथ में ही मिलता है, जो ईस्ट में क्यों नहीं मिलता सर? साउथ में ऐसा क्या है? वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड वहाँ का लोगों का कल्चर, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ मैटर करता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, सेम खर्चा में बहुत बार ये सब मैंने भी देखा कि सेम चीज़ अगर आपको कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में या फिर एनी पार्ट ऑफ अदर पार्ट्स में अगर आप खर्चा करोगे तो आपका वही 3 लाख का खर्चा, अब अगर इधर जाओगे ना साउथ में वेलोर है, वहाँ पर आपको 60,000 में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाता है, सेम टू सेम चीज़, और आप अच्छे भी हो जाते हो। अब प्रॉब्लम यही है कि एनवायरनमेंट, इनपुट आउटपुट फैक्टर्स ओवरऑल किस तरह से सब कुछ को इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोलकाता में कुछ अच्छा नहीं है या फिर मुंबई में कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा हर जगह में मिलजुल के है सर, लेकिन ओवरऑल एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू में बेस्ट जो है वो अभी साउथ इंडिया ही बना के रखा है, स्पेशली तमिलनाडु, केरल एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश, ऑल्सो तेलंगाना इज ऑल्सो देयर, वो भी अच्छा कर रहा है, फैसिलिटीज अच्छा दे रहा है। So that is all about कि input output exchange activity in a continuous process and calls for an active interaction within the external environment overall, कि proper education भी हो रहा है, लोगों के अंदर काम करने का इच्छा भी है, फालतू का पॉलिटिक्स कम है, ओवरऑल डेवलपमेंट के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, फालतू का पॉलिटिक्स कम है, पॉलिटिक्स तो जरूर ऑब्वियसली रहेगा, बट वो जो फालतू का पॉलिटिक्स जिसमें कंट्री नहीं रहता, जिसमें स्टेट नहीं रहता, जिसमें सिर्फ अपनापंथी चलता है, ठीक है, वो गद्दी वाला जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक होता है। Framework to understand the environmental influence. In spite of the problems in understanding business environment, organizations cannot ignore. We will make an attempt to identify a framework for understanding the environment of organizations. This will help in identifying key issues. Find ways of coping with complexities, also assist in challenging managerial thinking. मतलब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ एक मैनेजर किस तरह से अपने आप को बनाते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। फर्स्टली इट इज यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ अनसर्टेन इट इज, relatively static, or does it show signs of change, and in what ways it is simple or complex to comprehend. This helps to deciding what focus the rest of the analysis to take. Secondly, the next step might be auditing of environmental. Here the aim is to identify which of the many different environmental influences are likely to affect the organization's development or performance, and the final step is to focus more towards the explicit considerations on the immediate environment of the organization, for example competitive arena in which organizations operate. So basically ये जो फ्रेमवर्क में जो 3 फ्रेमवर्क के बारे में बताया, ये फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इसमें एक मैनेजर को क्या सोचना चाहिए जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। यूजफुल टू टेक ए इनिशियल व्यू, मतलब स्टार्टिंग में कुछ व्यूज, इनिशियल व्यूज लो, कि जैसे अगर आपको मैं टाटा के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था, आई होप आप सबको याद है, टाटा का जो मैनेजर था बंगाल में, जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी मैनेजर था, उनको सबसे पहले ये देखना पड़ रहा था कि उनका क्या बिजनेस है, उसका नेचर कैसा है, और ऐसा नेचर का बिजनेस के लिए मतलब कितना पीसफुल कॉन्सेप्ट जरूरी होता है।
in terms about how uncertain it is, or it is relatively static, or does it show signs of change, मतलब क्या ये रुक के रहेगा या फिर वो चेंज करेगा, तो वो टाटा पहले इसको सोचेगा। एंड सेकेंडली द नेक्स्ट स्टेप माइट बी ऑडिटिंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब जो भी अलग अलग तरीका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग सारा का सारा चेक करेगा। ऑडिट करेगा मतलब क्या, चेकिंग करेगा। एंड फाइनल स्टेप एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कॉम्पिटिटिव एरिया कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव एरिया है, वो मतलब कॉम्पिटिशन को कैसे अपने आप को देख पा रहे हैं, चाहे टाटा अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ वो किस तरह से कोप अप कर सकता है। बिकॉज अगर सारा का सारा झमेला में ही अगर बात निकल जाए तो फिर बिजनेस कब होगा। तो एवरीथिंग ए बिजनेसमैन शुड थिंक, ओके, मैनेजर शुड मतलब थिंक लाइक दैट, जिसमें वो अपने बिजनेस के बारे में कुछ कर पाए। दैट इज द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, रियलिटी बाइट देखो आपको कुछ समझ में आएगा। ये जो भी आपके से अभी बात कर रहा था, अभी टाटा से चलो थोड़ा कोको कोला में आते हैं सर। कोको कोला सबको दिख रहा है सर? कोको कोला, हेलो, क्या सबको कोको कोला दिख रहा है? बताइएगा सर। यस सर। अगर आप कोको कोला में एक चीज देखें, कोको कोला रियलिटी बाइट क्या दे रहे हैं, इफ यू रिसेंटली जॉइन कोको कोला, सपोज आप कोको कोला में एज ए मैनेजर and your first assignment is to prepare a mind map and list out all the factors affecting the brand Coca-Cola. It may include all the factors such as positive, negative, good, bad. अब आप एक मैनेजर होने के नाते आप क्या-क्या सोच सकते हो कोको कोला के बारे में? मतलब मैनेजर हो आप, कोको कोला में रिसेंटली आपने ज्वाइन किया, आपको बताया जा रहा है कि भाई कंपनी का पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड सारा का सारा निकाल के बताओ। बट इंटरेस्टिंग है, सबको मैं बोलूंगा प्लीज ध्यान से देखना। कोको कोला में, कोको कोला बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चिंता कौन है जानते हो? कोको कोला ब्रांड के लिए सबसे बड़ा चिंता रिलीजियस गुरुज। क्या मैं सही बता रहा हूँ? अगर आप कोको कोला के मैनेजर हो तो आपको सबसे बड़ा चिंता है कि नहीं है रिलीजियस गुरुज के बारे में? बिकॉज रिलीजियस गुरुज जो होते हैं वो कोको कोला पीने के लिए मना करते हैं, यस और नो? लाइक एनीवन, रामदेव बाबा, जो भी आप जिसका भी नाम लो, वो लोग क्या बताते हैं कि कोको कोला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या सही बोल रहे हैं सर? সে তো সব ফিটনেস গুরুরাই বলে। ऑब्वियसली रिलीजियस गुरुज लोग थोड़ा सा और दूसरा लेवल पे लोग बोलते हैं, नॉर्मल फिटनेस गुरुज भी बोलते हैं, बट रिलीजियस गुरुज भी बोलते हैं। इनका एक अलग, अगर आप पुराना कैंपेन्स वगैरह देखो ना, रामदेव बाबा के कारण कोको कोला का सेलिंग बहुत कम हुआ है सर। बिकॉज रामदेव बाबा कोको कोला को ना एकदम डायरेक्ट यूज करके दिखाया था। वो हम लोग का लैट्रिन होता है ना सर, लैट्रिन साफ करने के लिए उन्होंने कोको कोला को यूज करवाया था। ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका ये तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है ना, तो वो बेसिकली टॉयलेट को भी साफ कर सकता है। तो रामदेव बाबा वही बता रहा था कि टॉयलेट जैसा इतना भयंकर चीज को साफ कर सकता है, तो फिर वो पेट में जाके क्या करता है, जस्ट इमेजिन करना। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू वो लेके आया था। तो रिलीजियस गुरुज में ये बहुत बड़ा उनके लिए थ्रेट है ना, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रेट है अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, जो लोग हेल्थ अवेयरनेस होते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए एकदम अच्छा नहीं है, बहुत हेल्थ हैजर्ड है इसमें। कोको कोला का एक प्रॉब्लम क्या है कि कोको कोला उसमें बाद में वो लोग एक डाइट कोक भी लाया है ना सर, इसको टक्कर देने के लिए। लोग हेल्थ अवेयर हो रहा था, आजकल सब कोई बड़ा फिट रहना चाहता है, उल्टा सीधा चीज़ खाना बंद करना चाहता है, खाना पीना। तो डाइट कोक, क्या आप लोगों को पता है ना सर डाइट कोक? आई होप आप लोग बेहतर जानते हो मेरे से। याद आ रहा है सर सबको? हेलो, डाइट कोक जानते कि नहीं जानते? किसी को नहीं पता? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों के पास? हेलो, ना ना सर, राष्ट्र मैं पूछ रहा हूँ कि डाइट कोक के बारे में आप लोग जानते कि नहीं जानते? मतलब मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है कोको कोला का, डाइट कोको कोला, किसी को नहीं पता? यस सर। तो बस इतना ही पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने। वेरी गुड सर। तो ये डाइट कोक उन्होंने कब लाया? जब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू कर दिया और फिर उन्होंने बोला कि ये डाइट कोक है, इसको पीने से कोई फैटनेस कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एक काउंटर प्रोग्राम था कि नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो वी कैन सर्वाइव। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी उनका सेल हो रहा है बिकॉज वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक में कल्चर बन गया है बहुत सारे कंट्रीज में, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में कोको कोला ब्रांड है। ऐसे तो ये यूएस का कंपनी है,
ऐसे ही तो यूएसए का कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंपनी है, और दुनिया भर में ऐसे इनका बिजनेस फैला हुआ है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में फॉरेन ब्रांड है, फॉरेन चीजें हैं, सबको लगता है कि इंडिया का ही कोई प्रोडक्ट होगा। नहीं सर, दिस इज नॉट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, एक्सटर्नल में सीजनलिटी एक प्रॉब्लम है, ठंडी के टाइम पे इनका सेल गिर जाता है। अच्छा, मार्केट में नेचुरल ड्रिंक डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे कि आप लोग देखेंगे कि विराट कोहली वगैरह नेचुरल ड्रिंक्स पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करता है, तो नेचुरल ड्रिंक्स में अगर लोग ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो कोका कोला जैसा जो सिस्टम है ये इसमें लोग नहीं आएगा। तो इनका एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम में इनका सबसे बड़ा थ्रेट कौन है सर? पेप्सी को जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो कोका कोला का सबसे बड़ा राइवल है। तो इंटरनल लेवल में इनका सबसे बड़ा खतरा है पेप्सी से। अच्छा, पैकेजिंग भी इनका इंटरनल एक मैटर है, मतलब ये थ्रेड नहीं है, एक इंटरनल मैटर है कि भाई पैकेजिंग बढ़िया रखें ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, स्कीम एंड प्रमोशंस में क्या कर रहा है, ये भी इंटरनल फैक्टर है। जैसे एक कोका कोला का बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने देखा, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। फिर आमिर खान का एक बहुत फेमस ऐड आया था, वो बहुत चला था, वो मेरी मिष्टी बिंदु, मेरी प्यारे बिंदु, ठंडा पिला दो। आई थिंक आप लोगों को अगर याद है तो बहुत कुछ। सचिन का भी बहुत फेमस कोका कोला का ऐड आया था, सचिन आला रे भैया, आई डोंट नो, बहुत पुराना है, आप लोग शायद उस टाइम पे आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो कोका कोला बहुत दिनों से अपना स्कीम एंड प्रमोशंस को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, ये तो मतलब ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर पेप्सी कोका कोला नहीं मिलता, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क एक बहुत बढ़िया लेवल का है। मतलब इंडिया में गांव में कोर जहाँ पर कुछ नहीं मिलता, कुछ ना मिले, कम से कम पेप्सी कोक तो आपको मिल जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं नहीं, कोका कोला कंपनी गारंटी देता है। तो हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली कंट्रोल द बिजनेस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। और उस प्रॉब्लम एंड थ्रेड्स, चारों तरफ का हर प्रॉब्लम को देखते हुए बिजनेस को आगे लेके चलना है। क्या कुछ समझ में आया सर? पेप्सी को, कोका कोला का केस स्टडीज माइंड मैप। हेलो, क्या कोका कोला का माइंड मैप समझ में आ रहा था सर? बोलो स्नेहाशीष, काजल, बोल। है सर। तो हाँ ना, कुछ तो बोलो, तो फिर समझ में कैसे आएगा? ओके, फिर आता है सर एनवायरमेंटल को स्कैनिंग करना होता है। ठीक है, तो जब स्कैन करना होता है तो उसमें बिजनेस को क्या देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। स्कैनिंग स्ट्रेटेजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन करो स्ट्रेटेजीज, जिसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग तो रहेगा ही। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल कुछ चेंज होगा तो उसको भी परसीव करना है, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक चेंज भी करना है। एंड फिर कुछ इनपुट तो देना है आपको और कुछ आउटपुट तो आपको बाहर निकलना ही है। मतलब जैसे अगर आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिटरेट पीपल बनाते हैं, अच्छा हेल्थ सेक्टर्स अच्छे मेडिसिन मतलब मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पेप्सी कोका कोला अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस क्या इनपुट आप देते हो और क्या आउटपुट बाहर निकल के आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग एवरीथिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, परसीव्ड एनवायरमेंटल चेंज। जैसे अगर आपने कोका कोला में आपको बोलूं तो कोका कोला के लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, उसका दो तीन प्रॉब्लम। एक, स्कैन करके वो देखेगा कि मार्केट में लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स कितना जरूरत है। ठीक है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कितना पागल हो रहा है। जैसे इंडिया थोड़ा हॉट कंट्री है ना, इंडिया थोड़ा सा ह्यूमिड एंड हॉट कंट्री है, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लोग बड़ा पसंद करते हैं। जब पेप्सी कोका कोला नहीं था तब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे। हमारा जो फेमस जो हमारे इंडिया का लस्सी, हाँ, गुलाब शरबत, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, नींबू पानी, हाँ, दीज आर दी फेमस कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग नॉर्मली पसंद करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? लस्सी, गुलाब शरबत, है ना, नींबू पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये दीज आर दी नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स जिसके साथ हम लोग मतलब ये कुछ एक दो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स का पैटर्न है हम लोग का। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में अगर लोग फिर से यही सब चीजों में शिफ्ट हो रहा है तो कोका कोला का तो बैंड बच जाएगा सर। तो वही बोल रहे थे परसीव्ड एनवायरमेंटल चेंज। तो अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो आजकल वो लोग भी क्या कर रहे हैं ना, नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं। इसीलिए तो बाद में ये माजा ये सब आया ना सर, फिर आपका मिरिंडा, फिर आपका क्या बोलते हैं, माजा, मिरिंडा, फिर फैंटा, इस तरह का प्रोडक्ट आया ना सर, जो थोड़ा नेचुरल कोल्ड ड्रिंक टाइप में, जिसके अंदर कोई सोडियम कार्बोनेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम दिया और एकदम उसको सिंपल रखा ताकि नेचुरल रहे। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट इन्होंने ला दिया। तो स्ट्रेटेजिक चेंज, जरूरत पड़ने से यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी।
मतलब ऐसा नहीं कि हम सोडियम कार्बोनेट ही बेचेंगे, नॉट लाइक दैट। मतलब जिस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट वो बनाते हैं पेप्सी कोक का, उनका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, बट जरूरत पड़ने से वो चेंज भी करेगा, स्कैन करके देखेगा क्या प्रॉब्लम है, देखेगा, फिर अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट के साथ चेंज करेगा। दैट इज ऑल अबाउट। इसमें स्कैनिंग स्ट्रेटेजीज तो है ही, एंड उसके साथ इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है। फिर आप इनपुट डालो और आउटपुट में प्रोडक्ट निकालो और मार्केट के साथ अडेप्ट करो। कुछ समझ में आ रहा है सर? क्या स्कैनिंग स्ट्रेटेजी समझ में आया सर? इजीली समझ में आ रहा है ना? बोलो सर, बोलो। ओ ये सर बोला, अच्छा ओके। तो फिर इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। जैसे कि इंटरनल में वैल्यू सिस्टम, मिशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं आज तो मैंने आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड माइक्रो एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएरीज। मैं आपको आज तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बारे में बात कर ही रहा था। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया कि किस तरह से हम लोग इस एनवायरनमेंट के साथ और अडेप्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये इस पॉइंट में मैं एक बार आपको बता दूं, ये जिस पॉइंट में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो प्रोसेस चल रहा था, ये जो प्रोसेस स्कैनिंग का जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें मैं आपको लास्ट फाइनल एक पॉइंट बता दूं आज के लिए कि एज द नेम सजेस्ट must identify the threats and opportunities existing in the environment. While strategy formulation focuses on steps wherein an organization take advantage of the opportunities and minimize the threats. A threat for the organizations may be a opportunity for another. A threats for the one organizations may be an opportunity for another. मतलब अगर पेप्सी के लिए कुछ थ्रेट है तो मे बी कोका कोला के लिए अपॉर्चुनिटी है। Similarly to what we learned about business environment being multifaceted. जैसे कि environment scanning shall bring out some of the very interesting aspects of the environment. जैसे कि environmental scanning are event, trends, issues, expectations, different interest group, these factors are explained. Event क्या होता है? For example, if a big politician who announced a big urbanization project passes away, all the business which were anticipating profit from it will need to revise their strategy due to its event. जैसे अगर अचानक से बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी, आप लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम तो सुने हैं? ऐसे वेस्ट बंगाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किसी को मौका बहुत जन को मिल रहा था, बट वो मौका में शामिल नहीं होने दिया। दैट्स अ डिफरेंट इशू, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत सारा कैंपेन चल रहा था, आप लोग जानते हो स्मार्ट सिटी के बारे में? इंडिया में कुछ स्मार्ट सिटीज बन रहा है, विश्वजीत बोल। यस सर। इंडिया में स्मार्ट सिटीज बहुत सारा बन रहा है ना, तो वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी कुछ सिटीज लाइक आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, दिस काइंड ऑफ सिटीज को, इवन कोलकाता में आई थिंक न्यू टाउन वो ऑलरेडी स्मार्ट है, वो तो ऑलरेडी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है सर, मतलब जो न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, उसको तो अलग ही लेवल पे बना जा रहा है। तो वैसे ही टाइप ऑफ सिटीज बनाने का एक पूरा का पूरा भारत भर में एक चल रहा है। इंदौर इज देयर, ठीक है। तो कुछ स्मार्ट सिटीज ऑलरेडी बन गया है सर, मैं आपको कभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में किस तरह से स्मार्ट सिटीज बन रहा है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करता है ना, तो स्मार्ट सिटी बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो भी है उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना सर, शेयर मार्केट में ये आ जाएगा। जैसे अचानक से सरकार बोलते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे भी आप लोग जानते हो कि इंडिया का जो सबसे रिच एरिया है, सबसे पैसा वाला जो रीजन है, ठीक है, दैट इज गुजरात अहमदाबाद जो रोड है सर, गुजरात से मतलब अहमदाबाद टू मुंबई, अहमदाबाद टू मुंबई, ये जो एरिया है ना, ये एरिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन बन रहा है सर। तो ये बुलेट ट्रेन बन रहा है ना, तो कॉपर का यूज होता है, तो कॉपर रिलेटेड जो कंपनी है ना, इनका बहुत बोलबाला हो रहा है। तो ठीक है, ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट है। अगर बुलेट ट्रेन बनेगा तो जिसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस डिपेंड करता है, उनका बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको इसके साथ शेयर मार्केट भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे शेयर मार्केट में इसका इम्पैक्ट भी आता है, ठीक है। तो ट्रेंड्स, जैसे ट्रेंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। Teenagers are very fond of online gaming, है ना, which is a trend that can help business to identify new markets. Online gaming का मार्केट है सर, अच्छा, ठीक है। इश्यूज भी बहुत सारा है। Ban of Chinese applications in India created issues for users who were dependent on those applications like PUBG. Indian business companies had also scanned these issues from the environment and bring solutions to gain market trust. इसके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया। मेरा एक स्टूडेंट है, उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है सर, मैं आपको बताऊंगा उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आया है, अच्छा बुरा दोनों बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। रियल केस है, आप लोग मुझे याद देना, मैं आपको इश्यूज बताऊंगा कि किस तरह का इश्यूज हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ये चाइनीज एप्लीकेशंस के बात ही कर रहे हैं ना, चाइनीज के बारे में बात करूंगा।
Expectations में from the above example of applications developed, the expectation of the consumers can only be understood when one scans the environment, finds what the consumer actually wants. मतलब कंज्यूमर क्या मांग रहे हैं ये समझने के लिए आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर आपका प्रोडक्ट बनाना तो बेकार जाएगा, है ना। तो बिजनेस को उसी तरह से करना है जिस तरह से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कि मेरा मन है मैं बना दिया, नहीं, आपका मन ठीक है बट आपका मन मार्केट के साथ, आपका माइंड मार्केट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इक्विप्ड होना चाहिए, एट पार होना चाहिए, तभी जाके आप अपना बिजनेस को फ्लरिश कर पाओगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाओगे और इकोनॉमी में भी अपना बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन या योगदान कर पाओगे। तो दैट इज द मेन थिंग। अब नेक्स्ट दिन इसका कंपोनेंट्स पे बात होगा और जो भी मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मैं इश्यूज, ट्रेंड्स एंड एक्सपेक्टेशंस पे कुछ प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। अगर कुछ सवाल है तो आप लोग कर सकते हो और समझ में आया तो भी बताना। विश्वजीत, आयन, दित्सा, नंदिनी বুঝতে পেরেছিস? हाँ सर। ओके, शाइनी, स्नेहाशीष, निबिड़ বোঝা গেছে তো? है सर। ओके, एक बार घर में इसको रिवाइज कर लो, ठीक है आयन? एक बार घर में इस पूरा का पूरा पॉइंट को रिवाइज कर लो, देखो क्या क्या पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। मैं इस चैप्टर के बाद टेस्ट अरेंज करूंगा तो फिर आप लोगों का रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी एक सब्जेक्ट आप मान सकते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये आपको बहुत नॉलेज देता है, मतलब आसपास का बहुत सारा नॉलेज आपको देता है। ओके सर, ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ। क्लास तो नॉर्मल हो गया सर, अभी जैसे आसपास शेड्यूल क्लास है वैसा चलता जाएगा, ठीक है? ठीक है सर? ओके सर। ओके सर। ओके, टाटा फिर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। ओके, बाय।